परिणीता का मतलब होता है विवाहित स्त्री। भारतीय नारी के स्वाभिमान, पतिपरायणता व सहनशीलता जैसे गुणों का दिग्दर्शन है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का बहुचर्चित उपन्यास परिणीता, जिसमें ललिता के रूप में उन किशोरियों की वेदना को सहज अभिव्यक्ति मिली है जो लड़कपन में ही किसी को अपना सर्वस्व मान बैठती है, फिर उसके लिए उन्हें चाहे जितनी पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यासों में नारी वेदना का मार्मिक विवरण करने के कारण शरतचंद्र नारी वेदना के पुरोहित कहे जाते हैं और इसी कारण उनकी ख्याति किसी क्षेत्र विशेष तक नहीं वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त है, जो उनकी लोकप्रियता की सूचक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिणीता का पहला अध्याय। परिणीता। लक्ष्मण की छाती में जब शक्तिवान लगा था तब उनका चेहरा अवश्य ही मुरझा गया था, परंतु गुरुचरण का चेहरा तब शायद उसे भी अधिक मुरझाया था जब सवेरे ही उनके अंतपुर से यह समाचार आया कि उनकी स्त्री ने अभी अभी बिना किसी खास परेशानी के 5वीं कन्या को जन्म दिया है। गुरुचरण बैंक में 60 रुपये की नौकरी करते थे, क्लर्क है। उनका शरीर किराए की गाड़ी के घोड़े की तरह दुबला पतला है। आंखें और चेहरे पर भी उनके वैसा ही एक तरह का निर्विकार भाव है। फिर भी इस भयंकर शुभ समाचार से आज उनके हाथ का हुक्का हाथ ही में रह गया। वह फटे पुराने पैतृक तकिए के सहारे बैठ गए और एक गहरी सी ठंडी सांस लेने की भी उनमें ताकत न रही। यह शुभ समाचार लाई थी उनकी तीसरी लड़की 10 वर्ष की अन्ना काली। उसने कहा, बाबूजी चलो न देख आओ। लड़की के चेहरे की ओर देखकर गुरुचरण ने कहा, बिटिया एक गिलास पानी तो ले आ, पीऊँगा। लड़की पानी लाने चली गई। उसके चले जाने पर गुरुचरण को सबसे पहले याद आई सौरी के तरह तरह के खर्चों की। उसके बाद जिस प्रकार की भीड़ के दिनों में स्टेशन पर गाड़ी आने पर दरवाज़ा खुल पाते ही बर्थ क्लास के यात्री अपना बोरिया बिस्तर लेकर पागल की तरह लोगों को रोंदते हुए भीतर घुसते हैं, उसी प्रकार की और भी दुश्चिंताएं उनके दिमाग में चक्कर काटने लगी। याद आ गया कि पिछले साल दूसरी कन्या के शुभ विवाह में उनको अपना बहु बाजार वाला पौतृक मकान तक गिरवी रखना पड़ा था, जिसका अभी 6 महीने का सूद चुकाना बाकी है। दुर्गा पूजा आने में 6 महीने ही देर है। मंझली लड़की के घर सौगात भेजनी है। ऑफिस में कल रात को 8 बजे तक डेबिट क्रेडिट मिला नहीं है। आज 12 बजे के भीतर विलायत हिसाब भेजना है। कल बड़े साहब ने हुक्म सुना दिया है कि मैले कपड़े पहनकर कोई भी ऑफिस नहीं आ सकेगा। जो मैले कपड़े पहनकर आएगा जुर्माना होगा। और मज़ा यह कि पिछले हफ्ते से धोबी का पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ गया। घर गृहस्थी के आधे कपड़े उसी के पास है, कहीं लेकर चंपत न हो गया हो। गुरुचरण से अब तकिए के सहारे बैठा नहीं गया। वह हुक्का तक तरफ रख कर लेट गए। मन ही मन कहने लगे, भगवान, इस कलकत्ता शहर में हर रोज न जाने कितने आदमी घोड़ा गाड़ी के नीचे दबकर बेमौत मर जाते हैं। तुम्हारे चरणों में क्या वे मुझसे भी अधिक अपराधी हैं? हे दयामय, तुम्हारी दवा से एक भारी सी मोटर गाड़ी मेरी भी छाती के ऊपर से निकल जाती। अन्ना काली पानी ले आई, बोली, उठो पानी पी लो। गुरुचरण ने उठकर पानी का पूरा लोटा एक साथ पी लिया और बोले, ओफ, आज बिटिया लोटा ले जा। लड़की के चले जाने पर गुरुचरण फिर लेट गए। ललिता ने कमरे में आकर कहा, मामा जी चाय लाई हूँ, उठो। चाय के नाम से गुरुचरण फिर एक बार उठ बैठे।
ललिता के चेहरे की ओर देखकर मानो उनकी धगधगी आग बुझ गई। बोले, रात भर जागी है बेटी, आ मेरे पास आकर जरा बैठ जा। ललिता लचीली हंसी हंसती हुई पास आकर बैठ गई और बोली, मैं रात को अधिक नहीं जागी मामा जी। इस दुबले पतले और असमय वृद्ध हुए मामा के हृदय की छिपी हुई धड़कन को इस पर मैं और कोई नहीं समझता। गुरुचरण ने कहा, न सही, तू आ, मेरे पास तो आ। ललिता के पास बैठते ही गुरुचरण ने सहसा उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, अपनी इस बिटिया को यदि राजा के घर दे सकता तो समझता कि हाँ, एक अच्छा काम किया है। ललिता सिर झुकाए ही चार डालने लगी। गुरुचरण बोले, क्यों बेटिया, मुझे अपने इस दुखी मामा के घर आकर रात दिन केवल मेहनत ही करनी पड़ती है क्या? क्यों? ललिता ने सिर हिलाते हुए कहा, दिन भर मेहनत क्यों करने लगी मामा जी? सब काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ। तब गुरुचरण हंस दिए। चाय पीते हुए बोले, अच्छा ललिता, आज भोजन का क्या होगा? ललिता ने मुंह उठाकर कहा, क्यों मामा जी, मैं बताऊंगी ना। गुरुचरण ने ताजुब कहते हुए पूछा, तू कैसे बताएगी बिटिया, मुझे क्या बनाना आता है? आता है मामा जी, मैंने मामी जी से सब सीख लिया। गुरुचरण ने चाय का प्याला नीचे रखकर कहा, सच? सच मामा जी, बता देती है, मैंने तो कई बार भोजन बनाया है। इतना कहकर उसने फिर सिर झुका लिया। उसके झुके हुए सिर पर हाथ रखकर गुरुचरण ने मन ही मन आशीर्वाद दिया। उसकी भारी चिंता दूर हो गई। गुरुचरण का मकान गली के ऊपर ही है। चाय पीकर खिड़की में से बाहर नजर पड़ते ही उन्होंने चिल्लाकर कहा, शेखर, हो क्या? सुनो सुनो। एक लंबे कद का बलवान सुंदर युवक भीतर चला आया। गुरुचरण ने कहा, बैठो, कहो, आज तुमने अपनी चाची की सवेरे की करतूत तो सुन ही ली होगी। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, करतूत क्या कर डाली? लड़की हुई है, यही ना? गुरुचरण ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुमने तो कह दिया यही ना, पर वह यही क्या है तो सो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। शेखर ने कहा, ऐसा न कहिए चाचा जी, चाची जी सुनेंगी तो उन्हें बड़ा दुख होगा। इसके सिवाय भगवान ने जिसको भेजा है उसको लाड़ प्यार के साथ स्वीकार करना ही चाहिए। गुरुचरण कुछ देर तक चुप रहकर बोले, लाड़ प्यार करना चाहिए सो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेटा, भगवान भी तो न्याय नहीं करते। मैं गरीब हूँ, मेरे घर इतनी दया क्यों? रहने का यह मकान तो तुम्हारे बाप के पास गिरवी रखा है। खैर, कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे दुख नहीं शेखर, पर जिसका माँ बाप कोई नहीं है, सोने की पुतली है यह तो सिर्फ राजा के घर ही शोभा पा सकती है। कैसे इसे हृदय थामकर चाहे जिसको सौंप दूं? बता, राजा के मुकुट पर जो कहनूर चमकता है, वैसे ढेरों कोहनूरों के साथ तोलने पर मेरी इस बिटिया की कीमत नहीं हो सकती। लेकिन इस बात को समझेगा कौन? पैसे की कमी के कारण मुझे ऐसे रत्न को गवा देना पड़ेगा। बताओ तो बेटा, तब कैसा तीर सा कलेजे पर लगेगा। यह 13 साल की हो चुकी, पर इस समय मेरे पास 13 पैसे नहीं हैं जिससे कोई संबंध ठीक कर सकूं। यह बात कहते कहते गुरुचरण की आंखों में आंसू भर आए। शेखर चुपचाप बैठा रहा। गुरुचरण कहने लगे, शेखरनाथ, देखना तो बेटा, तुम्हारे मित्रों में अगर कोई इस लड़की का कुछ किनारा कर सके। सुना है आजकल बहुत से लड़के रुपयों की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, केवल लड़की देखकर ही पसंद कर लेते हैं। ऐसा ही कोई लड़का भाग्य से यदि मिल जाए
तो मैं सच कहता हूँ, तुमसे मेरे आशीर्वाद से तुम राजा हो जाओगे। और क्या कहूँ बेटा, तुम्हारे पिता मुझे छोटे भाई के समान ही समझते हैं। शेखर ने सिर हिलाकर कहा, अच्छी बात है, मैं तलाश करूँगा। गुरुचरण बोले, भूलना मत बेटा, निगाह रखना। ललिता तो 8 साल की उम्र से तुम्हारे ही पास पढ़ लिख कर इतनी बड़ी हुई है। तुम तो जानते ही हो कि यह कैसी बुद्धिमती है, कैसी शांत और शिष्ट है। जरा सी है, फिर भी आज से यही भोजन बनाएगी, खिलाएगी, सब कुछ इसी के ऊपर है। इसी समय ललिता ने जरा आंखें उठाकर देखा और नीचे को निगाह कर ली। उसके होठों के दोनों किनारे जरा फैल गए। गुरुचरण ने एक गहरी सांस लेकर कहा, इसके पिता ने क्या कुछ कम व्यापार किया था, पर सब कुछ इस प्रकार दान कर गए कि अपनी कन्या के लिए भी कुछ नहीं छोड़ गए। शेखर चुप रहा। गुरुचरण फिर स्वयं ही कहने लगे, और यह भी कैसे कहा जाए कि कुछ छोड़ नहीं गए। उन्होंने जितने आदमियों के जितने कष्ट दूर किए हैं, उसका फल केवल इस लड़की के लिए छोड़ गए हैं। नहीं तो क्या इतनी सी लड़की ऐसे अन्नपूर्णा हो सकती थी? तुम ही बताओ न शेखर, सच है या नहीं? शेखर हंसने लगा। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह उठने लगा तो गुरुचरण बोले, इतने सवेरे ही कहाँ जा रहे हो? बैरिस्टर के घर, एक केस है, कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। गुरुचरण ने फिर एक बार याद दिलाते हुए कहा, जरा ख्याल रखना बेटा, ललिता देखने में जरा सांवली अवश्य है, पर ऐसी आंखें, ऐसा चेहरा, ऐसी हंसी, इतनी दया ममता दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। शेखर सिर हिलाता और हंसता हुआ बाहर चला गया। इस लड़के की अवस्था 25-26 वर्ष की होगी। एमए पास करके इतने दिनों तक और भी पढ़ लिख रहा था। पिछले साल अटर्नी हुआ है। इसके पिता नवीन चंद्र गुड़ के काम में लखपति होकर कुछ साल से व्यापार छोड़कर घर बैठ तिजारत कर रहे हैं। बड़ा लड़का अविनाश चंद्र वकील है, छोटा शेखर अटर्नी हो गया है। उनका भारी 3 मंजिला मकान मोहल्ले में सबसे ऊंचा है। गुरुचरण की छत से उसकी छत मिली होने से दोनों परिवारों में बहुत घनिष्ठता है। घर की स्त्रियां इस छत के रास्ते से उस छत पर और उस छत से इस पर आया जाया करती हैं। शेखर के ब्याह की बातचीत शाम बाजार के एक बड़े आदमी के यहाँ बहुत दिनों से चल रही थी। उस दिन जब शेखर को देखने आए तो उन लोगों ने चाहा कि आगामी माघ महीने में ही कोई शुभ दिन देखकर ब्याह पक्का कर दिया जाए, लेकिन शेखर की मां ने स्वीकार नहीं किया। दासी से उसने कहला भेजा कि लड़का खुद देखकर पसंद कर लेगा, तब विवाह पक्का होगा। नवीन चंद्र की दृष्टि केवल धन पर ही थी। उन्होंने अपनी पत्नी की इस बात से अप्रसन्नता होकर कहा, यह कैसी बात है, लड़की तो पहले ही देखी जा चुकी है, बातचीत पक्की हो जाने दो, आशीर्वाद वाले दिन और अच्छा तरह देख ली जाएगी। इस बात पर भी गृहिणी सहमत न हुई, पक्की बात नहीं कहने दी। नवीन चंद्र ने उस दिन गुस्से में आकर बहुत देर से भोजन किया और दोपहर का आराम बाहर वाली बैठक में ही किया। शेखर ना जरा शौकीन तबीयत का आदमी है। वह 3 मंजिले पर जिस कमरे में रहता है वह बहुत ही सजा हुआ है। 5-6 दिन बाद एक रोज तीसरे पहर उस कमरे में एक बड़े शीशे के सामने शेखर लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो रहा था। इतने में ललिता भीतर चली आई। कुछ देर चुपचाप खड़ी देखते रहने के बाद उसने पूछा, बहू देखने जा रहे हो ना? शेखर ने पीछे फिर कर उसकी ओर देखते हुए कहा, आ गई, अच्छा हुआ, खूब अच्छी तरह सजा तो दो जिससे बहू को मैं पसंद आ जाऊं। ललिता हंसने लगी। फिर अभी तो मुझे
फुर्सत नहीं है शेखर भैया, मैं रुपए लेने आई हूँ। कहते हुए तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा उठाकर दराज खोला और गिन गिनाकर कुछ रुपए निकाले और आंचल में बांधते हुए बहुत ही धीरे से मानो मन ही मन कहा, रुपए तो आवश्यकता पड़ने पर ले ही जाया करती हूँ, परंतु ये चुकेंगे कैसे? शेखर ने एक तरफ के बालों को ढंग से ऊपर की ओर उठाते हुए मुड़कर कहा, चुकेंगे या चुप कर रहे हैं? ललिता समझ नहीं सकी, देखती ही रह गई। शेखर ने कहा, देख क्या रही हो, समझी नहीं? ललिता ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। और भी जरा बड़ी हो जाओ तो समझोगी, कहकर शेखर जूता पहनकर बाहर चला गया। रात को शेखर एक कोच पर चुपचाप लेटा हुआ था। इतने में माता कमरे में आ गई। वह झटपट उठकर बैठ गया। उसकी माता एक चौकी पर बैठकर बोली, लड़की कैसी है, देख आया? शेखर की माता का नाम है भुवनेश्वरी। उनकी अवस्था लगभग 50 वर्ष हो गई, पर शरीर का गठन ऐसा सुंदर है कि वह देखने में 35-36 सालों से अधिक की नहीं जान पड़ती। और उस सुंदर आवरण के अंदर जो माँ का हृदय है वह और भी नवीन और भी कोमल है। वह गवई गांव की लड़की थी। गांव में पैदा होकर वही बड़ी हुई थी, परंतु शहर में आकर भी वह एक दिन के लिए भी अशोभनीय नहीं मालूम हुई। शहर की चंचलता, सजीवता और आचार व्यवहार को जैसे उन्होंने आसानी से सीख लिया था, वैसे ही जन्मभूमि की शांति और माधुर्य को भी उन्होंने नहीं खोया था। माँ शेखर के लिए इतने गर्व की चीज है, यह बात उसकी माता नहीं जानती। जगदीश्वर ने शेखर को अनेक वस्तुएं दी हैं, अनन्य साधारण स्वास्थ्य, रूप, ऐश्वर्य, बुद्धि, परंतु इस जननी की संतान हो सकने के सौभाग्य को वह मन, वचन, काया से भगवान का सबसे बड़ा दान समझता है। माँ ने कहा, बहुत अच्छी कर चुप गया जो। शेखर फिर जरा हंसकर नीची निगाह किए ही बोला, तुमने जो पूछा सो ही तो बताया। माता हंस पड़ी, बोली, कहाँ बताया? रंग कैसा है? गोरा? किसके समान है? अपनी ललिता के? शेखर ने मुंह उठाकर कहा, ललिता तो काली है माँ, उसका रंग इसकी अपेक्षा गोरा है। मुंह और आंखें कैसी है? बुरी नहीं। तो कह दूं तेरे बाबूजी से? माता क्षण भर पुत्र के मुंह की ओर देखती रही, उसके बाद सहसा पूछ बैठी, क्यों रे, लड़की पढ़ी लिखी कैसी है? शेखर ने कहा, सो तो पूछा नहीं। अत्यंत आश्चर्य में आकर कहा, पूछा नहीं? शेखर ने हंसकर कहा, नहीं माँ, इस बात की और मुझे याद ही नहीं रही। लड़के की बात सुनकर इस बार वह अत्यंत विस्मित होकर उसके चेहरे की ओर देखती रही। फिर हंसकर बोली, तो मालूम होता है तू वहां ब्याह नहीं करेगा। शेखर कुछ कहना चाहता था, इसलिए उसी समय ललिता के आ जाने से चुप रह गया। ललिता धीरे से भुवनेश्वरी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने बाएं हाथ से उसे सामने की ओर खींचकर कहा, क्या है बिटिया? ललिता ने चुप से कहा, कुछ नहीं माँ। ललिता पहले भुवनेश्वरी को मौसी कहा करती थी, पर उन्होंने मना करने के कहा था कि मैं तो तेरी मौसी नहीं होती, ललिता माँ होती हूँ। तब से वो उन्हें माँ कहती है। भुवनेश्वरी ने उसे और भी छाती के पास खींचकर लाड़ से कहा, कुछ नहीं, तो शायद मुझे सिर्फ एक बार देखने आई है। ललिता चुप रही। शेखर ने कहा, देखने आई है तो रसोई कब बनाएगी? माँ ने कहा, रसोई क्यों बनाएगी? शेखर ने आश्चर्य के साथ पूछा, तो फिर इसके यहाँ रसोई कौन बनाएगा माँ? इसके मामा ने भी उस दिन कहा था, ललिता रसोई आदि का सब काम करती है। माँ हंसने लगी और बोली, इसके मामा का क्या ठीक है, जो मुंह में आया सो कह दिया?
इसका अभी ब्याह नहीं हुआ, इसके हाथ की खाएगा कौन? अपनी मिश्रानी को भेज दिया है, वही बनाएगी। हमारे यहाँ बड़ी बहू बना रही है, आजकल दोपहर में है, उन्हीं के यहाँ खाती हूँ। शेखर समझ गया कि माँ ने इस दुखी परिवार का गुरुभार अपने ऊपर लिया है। वह एक संतोष की सांस लेकर चुप रह गया। महीने भर बाद एक दिन संध्या को शेखर अपने कमरे में कोच पर अधलेटी हालत में पड़ा हुआ एक अंग्रेजी का उपन्यास पढ़ रहा था। काफी मन लगा हुआ था। इतने में ललिता कमरे में आई। वह तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकालकर दराज खोलने लगी। शेखर ने किताब से निगाह बिना हटाए ही पूछा, क्या है? ललिता ने कहा, रुपए ले रही हूँ। शेखर कहकर पढ़ने लगा। ललिता आंचल में रुपए बांधकर उठ खड़ी हुई। आज वह सज धज कर आई थी। उसकी इच्छा थी कि शेखर उसकी ओर देखे। वह बोली, 10 रुपए ले रही हूँ शेखर भैया। शेखर ने अच्छा कह दिया। उसकी तरफ देखा नहीं। अंत में और कोई उपाय न देखकर वह इधर उधर चीज धरने उठाने लगी और इस प्रकार झूठ मूठ की देर करने लगी, लेकिन किसी प्रकार भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब वह धीरे से बाहर चली गई, लेकिन बाहर चली जाने से ही जा थोड़े ही सकती थी। फिर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाना पड़ा। आज और लोगों के साथ वह थिएटर देखने जाएगी। इतना वही अच्छी तरह जानती है कि शेखर के बिना आज्ञा वह कहीं नहीं जा सकती। किसी ने उसे यह बात बताई नहीं थी और न इस बात का उसके मन में कोई तर्क ही उठा कि क्यों और किस लिए। किंतु जीवन मात्रा में स्वाभाविक सहज बुद्धि होती है। उसी बुद्धि के उसे दिखा दिया था और कोई चाहे जो कर सकती है, किंतु वह नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकती। न तो वह स्वाधीन है और न मामा मामी की आज्ञा ही उसके लिए काफ़ी है। उसने दरवाजे की ओर में से धीरे से कहा, हम लोग थिएटर देखने जा रहे हैं। उसका मीठा कंठस्वर शेखर के कान तक नहीं पहुंचा। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। ललिता ने फिर और जरा जोर से कहा, सब सहेलियां मेरे लिए खड़ी है। अब शेखर ने सुन लिया। पुस्तक को एक और रखकर पूछा, क्या है? ललिता ने जरा रूठ कर कहा, इतनी देर से सुनाई दिया, हम लोग थिएटर देखने जा रही हैं। शेखर ने कहा, हम लोग? कौन कौन? मैं, अन्ना काली, चारूबाला का भाई, उसके मामा। मामा कौन? ललिता बोली, उनके मामा है गिरीम बाबू। 5 दिन हुए मुंगेर से आए हैं, यहाँ बीए में पढ़ेंगे। अच्छे आदमी हैं। वाह, नाम धाम पेशा सब पता है। लगता है खूब परिचय हो गया है। इसी से 4-5 दिनों से सिर की चुटिया तक नहीं दिखाई दी। शायद ताश खेला जा रहा होगा। सहसा शेखर के बात करने का ढंग देखकर ललिता डर गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई प्रश्न उठ सकता है। वह चुप रही। शेखर ने कहा, इधर कई दिनों से खूब ताश हो रहा था ना? ललिता ने घूंट सा भरकर मृदु स्वर में कहा, चारू ने कहा था। क्या कहा था? शेखर ने मुंह उठाकर देखा, फिर कहा, अरे एकदम कपड़े अपड़े पहनकर तैयार होकर आना हुआ है। अच्छा जाओ। ललिता गई नहीं, वही चुपचाप खड़ी रही। बगल वाले मकान की चारूवाला उसकी बराबर की ओर सहेली है। वे लोग ब्रह्म समाजी हैं। शेखर केवल एक गिरीन्द्र को छोड़कर और सबको जानता है। गिरीन्द्र 5-7 साल पहले कुछ दिनों के लिए इधर आया था। इतने दिनों से बांकीपुर में पढ़ रहा था। फिर कलकत्ता आने की ज़रूरत भी नहीं हुई और नहीं आया। इसी से शेखर उसे पहचानता नहीं था। ललिता को फिर भी खड़ी देखकर उसने कहा, झूठ मूठ क्यों खड़ी हो? जाओ। और अपनी किताब उठा ली। अंदाजन 5 मिनट चुपचाप खड़ी रहने के बाद ललिता ने धीरे से पूछा, जाऊं?
जाने के लिए कह तो दिया। ललिता। शेखर का रूप देखकर ललिता का थिएटर देखने का शौक जाता रहा, लेकिन उसके जाए बिना भी नहीं बनता। बात हो चुकी थी कि वह आधा खर्च देगी और चारू के मामा आधा खर्च करेंगे। चारू आधी अधीर होकर ललिता का रास्ता देख रहे हैं और जो देर हो रही है तो उनकी अधीरता भी बढ़ती जा रही है। यह बात उसे भी मालूम हो रही थी, लेकिन कोई उपाय उसे ढूंढ नहीं मिल रहा है। बिना आज्ञा चली जाए इतना उसमें साहस नहीं था। फिर 2-3 मिनट चुप रहकर बोली, सिर्फ आर्च भर के लिए जाऊं? शेखर ने किताब एक तरफ फेंकते हुए धमका कर कहा, परेशान मत करो ललिता, जाने का मन हो तो जाओ। भलाई बुराई समझने लायक तुम्हारी काफी उम्र हो चुकी है। ललिता चौंक पड़ी। शेखर की डांट दपट खाना उसे के लिए नया नहीं था, इसका उसे पूरा अभ्यास था। मगर इधर 2-3 साल के भीतर ऐसी डांट उसने कभी नहीं सुनी। उधर उस मित्र की मंडली बाढ़ देख रही थी। वह खुद भी कपड़े पहनकर तैयार है। इस बीच में रुपए लेने आई तो इस विपत्ति का सामना करना पड़ा। अब उन लोगों के सामने वह क्या कहेगी? कहीं आने जाने के लिए शेखर की ओर से पूरी स्वाधीनता थी। उसी जोर से वह कपड़े लत्ते पहनकर तैयार होकर आई थी। अब उसकी वह स्वतंत्रता की इस प्रकार अप्रिय ढंग से गायब हो गई, सो बात नहीं, बल्कि जिस कारण से ऐसा हुआ वह कारण इतना लज्जामय था कि आज 13 वर्ष की उम्र में पहले पहर उसका अनुभव करके वह अंदर ही अंदर मर मिटने लगी। सारे अभिमान के आंखों में आंसू भरकर वह और भी अंदाजन 5 मिनट तक चुपचाप खड़ी रहकर आंखें खोलती हुई चली गई। अपने घर जाकर उसने दासी द्वारा अन्ना काली को बुलावा कर उसके हाथ से 10 रुपए देकर कहा, आज तुम लोग चली जाओ काली, मेरा जी अच्छा नहीं है। सहेली से कह देना मैं नहीं जाऊंगी। काली ने पूछा, जी अच्छा नहीं है? जीजी, सिर में दर्द हो रहा है, जी मचला रहा है, तबीयत बहुत खराब हो रही है, कहकर वह बिछोरे पर एक करवट से लेट गई। इसके बाद चारू ने आकर मनाया, समझाया, जिद की, मामी से सिफारिश कराई, लेकिन किसी भी प्रकार उसे राजी नहीं कर सकी। अन्ना काली हाथ में 10 रुपए पाकर जाने के लिए छटपटा रही थी, कहीं इस झंझट में जाना न सके। इस डर से चारू को अलग ले जाकर उसने 10 रुपए दिखाते हुए कहा, जीजी का जी अच्छा नहीं है, वह न जाएगी। तो क्या हुआ चारू जी, मुझे रुपए दे दिए हैं, ये देखो, हम लोग चले। चारू समझ गई, अन्ना काली उम्र में छोटी होने पर बुद्धि में किसी से कम नहीं। वह उसे साथ लेकर चली गई। चारुबाला की मां मनोरमा के लिए ताश खेलने से बढ़कर प्रिय वस्तु इस संसार में और कोई भी न थी। लेकिन खेल का नशा जितना था, बुद्धि उतनी नहीं थी। उसकी यह त्रुटि ललिता को पाकर दूर हो जाती थी। वह बहुत अच्छा खेल जानती है। मनोरमा के भाई गिरीन्द्र के आने के बाद से इधर दोपहर के बाद उसके घर में खूब जोरों का ताश खेला जाता होता है। गिरीन्द्र पुरुष ठहरा, वह अच्छा खेल जानता है, इसलिए उसके साथ खेलने के लिए मनोरमा को ललिता की परम आवश्यकता है। थिएटर देखने के दूसरे दिन जब ललिता मनोरमा के घर नहीं पहुंची तो उन्होंने उसे ले आने के लिए अपनी दासी को भेजा। ललिता उस समय एक मोटी कॉपी पर किसी अंग्रेजी किताब के अनुवाद कर रही थी। वह नहीं गई। उसकी सहेली भी आई और उसकी कॉपी वगैरह एक और फेंक कर बोली, चल उठ, बड़ी होने पर तुझे मैजिस्ट्रेट नहीं बनना है, ताश तो शायद खेलने भी पड़ेंगे, चल। तब ललिता बड़े भारी संकट में पड़ गई और रुआंसी होकर बोली, आज तो किसी प्रकार भी जाना नहीं हो सकता, कल आ जाऊंगी। चारू ने एक न सुनी।
अंत में उसकी मासी से कह लिया ही ले कह कह ही ली लिहावी ले गई। इस प्रकार उसे आज भी जाकर गिरीन्द्र के विरुद्ध ताश खेलने पड़े, लेकिन खेल जमा नहीं। वह पहले जैसा मन नहीं लगा सकी। तब तक वह बैठी अनमनी सी रही और शीघ्र ही उठ खड़ी हुई। उसके जाते समय गिरीन्द्र ने कहा, कल रात आपने रुपए भिजवा दिए पर गई नहीं। ललिता ने सिर हिलाकर मृदु स्वर में कहा, नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही थी। गिरीन्द्र ने हंसकर कहा, अब तो तबीयत ठीक हो गई, चलिए कल चला जाए। नहीं नहीं, कल मुझे फुर्सत नहीं मिलने की, कहकर ललिता जल्दी से चली गई। आज केवल शेखर के भय से ही उसका मन खेल में नहीं लग रहा हो, बात नहीं, उसे खुद भी बड़ी शर्म आ रही थी।